मैं मनीता JBAB पाकड़टाड़ सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के छात्राओं के लिए विषय इतिहास चैप्टर 2 से भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर असर, दूसरा सत्याग्रह, तीसरा खिलाफत आंदोलन और चौथा असहयोग आंदोलन। आगे देखेंगे पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। सबसे पहली बात ये आती है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इस कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई थीं। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई। देश के बहुत सारे हिस्से में फसलें खराब हो गईं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी कमी पैदा हो गई। उस समय फ्लू की महामारी फैल गई थी, जैसे आज कोरोना फैल गया है। फ्लू महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि इस युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नेता आया सामने और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। इस महान नेता का नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रह का विचार पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में होने वाले दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दूसरा 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने के कारण, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूलने में ढील दी जाए। और तीसरा 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट। इस कार्य से उत्साहित गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक धर्म से नागरिक को बचाना चाहते थे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू हुआ। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस और हड़तालों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के मजदूर हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इसके चलते मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेला वैशाखी में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर में बाहर होने के कारण वहाँ जमा हुए लोगों को पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उन्होंने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करा दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वे सत्याग्रहियों के जेहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाले बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से भी भिड़ गए और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। बदले में सरकार द्वारा लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों में बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन। भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस बात की अफवाहें फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे खलीफा भी कहा जाता है, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की थी। आगे देखेंगे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारत लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन फैल जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पाबंदियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस प्रस्तावों पर आश्चर्यचकित थे। वे नवंबर 1920 के विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा में उतर आएंगे। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। दोस्तों, तो इसी के साथ इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा सत्याग्रह का विचार, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और
असहयोग आंदोलन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।